बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में यातायात होगा सुगम। 500 किलोमीटर मार्गों का चौड़ीकरण कराएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग प्रदेश में 500 किलोमीटर मार्गों का चौड़ीकरण करने जा रहा है। मार्गों के चौड़ा होने से यातायात तो सुगम होगा ही, साथ में लोगों को जाम से मुक्ति भी मिलेगी। समय और ईंधन की बचत होगी। निर्बाध रूप से यातायात चलने से लोग राहत की सांस लेंगे और प्रदेश में आर्थिक विकास और निवेश की गति भी तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रदेश में योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही प्रदेश भर में मार्गों का जाल बिछाने का काम किया है, जिसके बाद प्रतिदिन यूपी नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल्स में सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। आदेश जारी। भीषण गर्मी व लू की स्थितियों को देखते हुए लखनऊ के सभी सरकारी व निजी स्कूल्स में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 तक संचालित होंगी। इस संबंध में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी कर दिया है। इसके पहले प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स के लिए आदेश जारी किया गया था, पर सोमवार को यह आदेश जिले के सभी स्कूलों पर लागू कर दिया गया। जारी किए गए आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि भीषण गर्मी व लू को देखते हुए जिले के सभी परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और प्राइवेट विद्यालयों के साथ ही प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक संचालित सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रातः 7:30 बजे से 1:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। किसानों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही योगी सरकार। हर ब्लॉक में बनेगा एफपीओ, जानिए पूरा ब्यौरा। योगी सरकार किसानों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। इससे किसानों को उनकी फसल का और बेहतर मूल्य मिलेगा और बिचौलियों के जाल से मुक्ति मिल सकेगी। प्रदेश सरकार एक वर्ष में विकास खंडवार 825 एफपीओ स्थापित करने जा रही है। इसके लिए 354.75 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया। इससे प्रदेश के 4 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। साथ ही 100 दिनों में प्रत्येक विकास खंड में एक विशेष फसल का चुनाव किया जाएगा। थाने तहसील में फरियादियों को दौड़ाया तो होगी कार्रवाई। जनता दर्शन में सीएम योगी की दो टूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को जनता दर्शन में पुलिस और राजस्व की ज्यादा शिकायतें आने पर सख्त दिखे। उन्होंने चेताया कि थाने तहसील में फरियादियों को दौड़ाया तो सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं के निस्तारण में हीला हवाली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गोरखपुर के 3 दिन के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ प्रस्थान करने के पहले गोरखपुर मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में फरियादियों की शिकायतें सुनी। गंगा के खादर में पवन चक्की से बनेगी बिजली। यूपी नेडा जल्द कराएगा सर्वे। अगर जिले में गंगा नदी के किनारे पवन चक्कियां घूमकर बिजली बनाती नजर आए तो चौंकिएगा नहीं। प्रदेश को जगमगाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया नेटवर्क बिछाया जा रहा है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जल्द ही मेरठ समेत दर्जन भर जिलों में सर्वे कराएगा। हवा की गति मापने के लिए 50 से 120 मीटर ऊंची पवन चक्कियां लगाकर ट्रायल किया जाएगा। एक ही पैनल में दोनों उपकरण होंगे। दिन में सौर ऊर्जा और रात में पवन ऊर्जा सृजित की जाएगी। यूपी नेडा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 14 जिलों में सैटेलाइट सर्वे किया जा चुका है। रेलवे स्टेशन के अब नाम भी बिकेंगे। कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे लेने जा रहा है ये निर्णय। आप अपनी फर्म, कंपनी और संस्था के ब्रांड का नाम गोरखपुर जंक्शन सहित किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम से जोड़ सकते हैं। स्टेशन के नाम के आगे व पीछे सिर्फ 2 शब्द जोड़ने की अनुमति होगी। शब्द संख्या अधिक होने पर ब्रांड के लोगों का प्रयोग कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने ब्रांडिंग योजना के तहत स्टेशन पर ब्रांड्स के प्रचार का दरवाजा खोल दिया है। प्रमुख स्टेशन के नाम के साथ ब्रांड्स का प्रचार तो होगा ही, रेलवे की कमाई भी बढ़ जाएगी। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शरद श्रीवास्तव की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक नई व्यवस्था में कंपनीज व फर्मों को स्टेशन के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क वहन करना होगा। एसजीआरटी तकनीक से रेडियोथेरेपी करने वाला पहला संस्थान बना लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट। कैंसर में होने वाली रेडियोथेरेपी की इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी और सरफेस गाइडेड रेडिएशन थेरेपी जैसी नई तकनीक से मरीजों का इलाज करने वाला कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सरकारी संस्थान बन चुका है। इन तकनीकों से शरीर में कम दुष्प्रभाव के साथ मरीज को रेडियोथेरेपी दी जा सकती है। कैंसर संस्थान के रेडिएशन कैंसर विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि इस तकनीक से कैंसर के मरीजों का और सटीक इलाज संभव हो सकेगा। एसजीआरटी के द्वारा कम समय में कैंसर की कोशिकाओं पर थेरेपी की जाएगी।
जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम व यात्री निवास में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान गौशाला में गायों की सेवा की। जनता दरबार में आए कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परिजनों का इलाज धन के अभाव में नहीं हो पा रहा था। सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि किसी का इलाज नहीं रुकने पाएगा। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सीएम योगी कल हिंदू सेवाश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने 200 से अधिक लोगों से मुलाकात की। अब इस उम्र के लोग नहीं कर पाएंगे हज यात्रा। सऊदी अरब सरकार की ओर से हज के लिए नई गाइडलाइन जारी होने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 20 अप्रैल 2022 तक अधिकतम 65 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे आवेदक की हज यात्रा रोक दी जाएगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक आवेदक की कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही वाहन यात्रा पर जा सकेंगे। ये रिपोर्ट रवानगी के 72 घंटे पहले की मांग की जाएगी। प्रदेश से 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग श्रेणी में करीब 372 आवेदन हुए हैं, जिन्हें अब निरस्त किया जा सकता है। यूपी पर ताबड़तोड़ साइबर अटैक। सीएम योगी के बाद अब सरकार का ट्विटर अकाउंट हैक, फर्जी वीडियो किए ट्वीट। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट को हैक करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। ट्विटर अकाउंट को हैक करने के साथ उसका डीपी बदल दिया गया और 2 दर्जन से ज्यादा फर्जी ट्वीट किए गए। हालांकि ट्विटर अकाउंट को थोड़ी ही देर में तकनीकी विशेषज्ञों ने रिस्टोर कर लिया। मामले की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले शनिवार को साइबर अपराधियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली डीपी बदल दी थी। डिस्कॉम पर बिजली उत्पादक कंपनीज का बकाया अप्रैल में 17.3% बढ़ा। बिजली वितरण कंपनीज पर बिजली उत्पादक कंपनीज का बकाया अप्रैल 2022 में सालाना आधार पर 17.3% बढ़कर 1,23,244 करोड़ पर पहुंच गया। अप्रैल 2021 तक डिस्कॉम पर बिजली वितरण कंपनीज का बकाया 1,05,029 करोड़ रुपए था। पेमेंट रेटिफिकेशन और एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेशन पोर्टल से ये जानकारी मिली है। अप्रैल 2022 में डिस्कॉम पर कुल बकाया पिछले महीने मार्च 2022 की तुलना में भी बढ़ा है। मौसम से लगेगा गन्ना और चीनी उत्पादन का पूर्वानुमान। किसानों को इस तरह मिलेगी जानकारी। गन्ना विभाग अब किसानों को मौसम के हिसाब से खेती करने की जानकारी देगा ताकि चीनी मिले मौसम के रिकॉर्ड के आधार पर क्षेत्र में गन्ना और चीनी उत्पादन का पूर्वानुमान लगा सकें। इसके लिए गन्ना विभाग के द्वारा गन्ना विकास परिषदों में मौसम का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा। विभाग का मानना है कि गन्ने के उत्पादन और रिकवरी पर जलवायु और मौसम का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण विभाग को गन्ना और चीनी उत्पादन के पूर्वानुमान में कठिनाई होती है। गाजियाबाद के टीला मोड़ से पुराने बस अड्डे तक चलने लगी ई बसेस। कल से टीला मोड़ से पुराने बस अड्डे तक इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू हो गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस रूट पर 12 बस स्टॉप बनाए गए। न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 30 रुपए निर्धारित किया गया। कौशाम्बी से मुरादनगर रूट पर 10 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन हो रहा है। वहीं दिलशाद गार्डन से गोविंदपुरम व मसूरी के लिए 5 बसेस चल रही हैं। अब तीसरे रूट पर भी सोमवार से 5 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक के सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे से 5 और इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू किया जा रहा है। कमिश्नरी बनने से महिला सुरक्षा को मिलेगा बल। प्रभावी रूप से काम करेगा एंटी रोमियो स्क्वाड। जिले में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने की चर्चाओं को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने से जिले में अपराध में कमी आएगी और लोग अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। जिले में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने से महिला सुरक्षा को भी बल मिलेगा। गाजियाबाद में वरिष्ठ अधिकारियों के बैठने से महिला सुरक्षा पर प्रभावी योजना बन सकेगी और महिला इस दिशा में बेहतर काम हो सकेगा। जिले में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड भी प्रभावी रूप से सक्रिय होगा और महिलाओं की सुरक्षा की तरफ कदम उठाया जाएगा। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में पारा 43 डिग्री पर कायम। 2-3 दिन में हो सकती है गरज चमक संग बारिश। मौसम की तल्खी अभी वाराणसी और आसपास के जिलों में बनी हुई है। ये स्थिति अभी 2-3 दिन और बनी रहेगी। इस बीच बिजली की आंख मिचौनी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। इस बीच ऐसा मौसम विज्ञानियों का कहना है। वो बताते हैं कि 2-3 दिन के बाद मौसम में नमी आएगी और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। बता दें कि पिछले कई दिनों ने वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल क्या पूरे प्रदेश में गर्मी पड़ रही है। हर कोई भीषण गर्मी से परेशान है। बाहर निकलना तो दूर, घर के भीतर भी चैन नहीं है। भाजपा में सीएम योगी का बढ़ेगा कद। बनेंगे संसदीय बोर्ड के सदस्य। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज समेत 4 के स्थान रिक्त।
यूपी विधानसभा के चुनाव में एक नया इतिहास रचने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा में कद बढ़ सकता है। सीएम योगी अब भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्यों में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे अब वो भी केंद्रीय नेतृत्व जैसे बड़े नेताओं की श्रेणी में आ जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज के निधन के उनकी जगह खाली है। इसके पहले भी 2 सीट रिक्त चल रही हैं, उसके बाद अब कुल 4 सीटें खाली हो गई हैं, जिसमें अब योगी आदित्यनाथ के उसमें शामिल होने के बाद उनका उत्तर प्रदेश का दबदबा और भी बढ़ जाएगा। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व में यूपी से योगी का दखल भी दमदार होगा। पीएम किसान सम्मान निधि की जल्द आएगी 11वीं किश्त, तो खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 से इस योजना के माध्यम से किसानों की आय दुगनी कर रही है। अब तक इस योजना के लिए मोदी सरकार ने 10 किश्तें जारी कर चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किश्तों के रूप में दिए जाते हैं। पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2022 को इस योजना की 10वीं किश्त जारी की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम किसान योजना की 11वीं किश्त भी अब बहुत जल्द आने वाली है। इसकी जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए दी। 6 साल ही रहेगी केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की न्यूनतम उम्र सीमा, याचिका खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 साल करने के केंद्रीय विद्यालय संगठन के फैसले को सही ठहराया। न्यायालय ने दाखिले के लिए उम्र सीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में केवीएस द्वारा दाखिले की न्यूनतम उम्र 5 से बढ़ाकर 6 साल किए जाने के केवीएस के फैसले को अचानक लिया गया फैसला बताते हुए इसे अनुचित और मनमाना बताया गया था। जस्टिस रेखा पल्ली ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया। ईवीएम पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाया सवाल, कहा जनता चाहे तो मैं सक्रिय राजनीति में उतरने को तैयार। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में उतरने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि आम लोग चाहेंगे तो मैं सक्रिय राजनीति में उतर सकता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उद्योगपति दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सियासत में उतरकर वो जनता की बड़े पैमाने पर सेवा कर सकते हैं। वाड्रा ने अपने मध्य प्रदेश दौरे में रविवार को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। सक्रिय राजनीति में उतरने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं राजनीति समझता हूं और अगर लोग चाहेंगे कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं और अगर मैं उनके लिए कोई बड़ा बदलाव ला सकता हूं तो मैं ये कदम जरूर उठाऊंगा। विदेशों में तेजी से सोयाबीन पामोलिन तेल में सुधार, सरसों तेल में गिरावट। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन तेल तिलहन और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार आया, जबकि घरेलू मांग कमजोर होने से सरसों तेल तिलहन के भाव में गिरावट देखी गई। सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज में 3% का उछाल आया, जिसका सकारात्मक असर सोयाबीन तेल तिलहन कीमतों पर हुआ। दूसरी ओर गर्मी के दिनों में घरेलू मांग कमजोर होने से सरसों के तेल में गिरावट आई, जबकि मूंगफली तेल तिलहन के भाव पुराने स्तर पर बने रहे। विदेशी बाजारों की तेजी का असर सीपीओ पामोलिन तेल कीमतों पर दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 अप्रैल को सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऋणदाताओं संस्थानों के प्रदर्शन की समीक्षा और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए चलाई गई सरकारी योजनाओं की प्रगति के आकलन के लिए 23 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के बाद पीएसबी प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की ये पहली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार बैंकों से अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों को ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए कह सकती है। एचडीएफसी बैंक में एफडी पर अब इतना मिलेगा ब्याज, जानिए एसबीआई में कितना मिलता है। आपको बता दें कि आप मैच्योरिटी से पहले भी एफडी वाला पैसा निकाल सकते हैं, हालांकि आपको उसमें कुछ पेनल्टी देनी पड़ सकती है। एचडीएफसी बैंक 7 से 29 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर 2.50% का ब्याज देता है। इसके साथ ही 30 से 90 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3% का ब्याज देती है। 91 दिन से 6 महीने में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3.50% का ब्याज दे रही है। वहीं एचडीएफसी बैंक अब 6 महीने 1 दिन से लेकर 1 साल से कम समय में मैच्योर होने वाली एफडी पर 4.40% का ब्याज प्रदान कर रहा है। 1 साल से लेकर 2 साल वाली एफडी पर बैंक 5.10% का ब्याज दे रही है। एक बार फिर से कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब डीए के बाद बढ़ेगा एचआरए भत्ता, सैलरी में होगी बम्पर इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिल सकती है। सरकार डीए के बाद अब एक और भत्ते को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी। जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी के बाद अब एचआरए बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है। दरअसल डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए में भी संशोधन का अनुमान है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है। मार्च की सैलरी के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा भी मिल गया है। यूपी ने इन 2 शहरों में लागू होने जा रही है पुलिस कमिश्नर प्रणाली।
प्रदेश के 2 बड़े शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली इसी सप्ताह लागू हो सकती है। इसे लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। महकमे के अफसर इसे दबी जबान में स्वीकार भी करने लगे हैं। हालांकि निर्णय शासन स्तर पर होना है और कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में शासन के अफसरों ने इसकी गोपनीयता को बनाए रखा है। सूत्रों का कहना है कि इस प्रणाली को लेकर शासन और पुलिस महकमे में अलग अलग राय है। एक वर्ग इसे कामयाब बता रहा है तो कुछ का कहना है कि ये प्रणाली जिस मकसद से शुरू की गई थी उसे पूरा नहीं कर पा रही है। गोरखनाथ मंदिर हमला, कोर्ट ने मुर्तजा की रिमांड 5 दिन बढ़ाई। अब 16 अप्रैल तक रहेगा एटीएस की कस्टडी में। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी की रिमांड की अवधि अदालत ने 5 दिन के लिए बढ़ा दी। अब वो 16 अप्रैल को मध्याह्न 12 बजे तक एटीएस की हिरासत में रहेगा। पहले एटीएस को 11 अप्रैल तक के लिए मुर्तजा की रिमांड मिली थी। सोमवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एटीएस ने मुर्तजा को अदालत में जज के सामने पेश किया। जज ने तमाम दलीलें सुनने के बाद मुर्तजा की रिमांड अवधि 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। गौरतलब है कि एटीएस लगातार मुर्तजा और परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई अहम सुराग मिले। टेरर कनेक्शन के भी कई खुलासे हुए हैं। 11 अप्रैल को उसकी रिमांड खत्म हो रही थी। यूपी एटीएस ने मुर्तजा को लखनऊ से गोरखपुर लाकर सोमवार को कोर्ट के सामने पेश किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।